चलो इंट्रोडक्शन भी देना पड़ेगा नहीं? क्या लगता है? खराब लगता है। चलो ठीक है। तो आज है हम लोग का कितना, 2 अप्रैल 2025। ठीक, आज हम लोग 11th का कुछ इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो पहले 5-10 मिनट इंट्रोडक्शन का बात करते हैं फिजिक्स को लेके कि 11th में क्या फिजिक्स है और 12th में फिर क्या होगा। उसके बाद बात करेंगे कि उस ऐसा कौन सा पार्ट है या ऐसा कौन सा चीज़ है जो फिजिक्स को आसान बनाता है, जो फिजिक्स को टफ बनाता है। देखो बहुत सीधा सा बात है, गाड़ी चलाते हो तुम लोग, गाड़ी चलाते हो ना, शुरू में गाड़ी चलाने में डर लगता है, साइकिल चलाओगे सब हैं, गिरता है ना, खासकर ऊपर से सीट पे चलाने वाला में लोग गिरता है, लेकिन एक समय के बाद उसको इतना हैबिचुएटेड हो जाता है, ठीक है, कि साइकिल पे बैठना, चलाना, हैंडल छोड़ के चलाना बहुत उसके लिए क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है, कॉमन हो जाता है। सेम बाइक के साथ भी है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के साथ भी कुछ ऐसा ही, जितना अर्ली तुम स्टार्ट करोगे ना उतना अर्ली तुम्हारा उस पर कमांड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हम ना 11th के सिलेबस पे आने से पहले थोड़ा सा, ठीक है, एकदम जीरो लेवल पे, फंडामेंटल लेवल पे उसका बात करते हैं। ठीक है, तो तुम ना रिलेट कर पाओगे। जैसे हम जब फिजिक्स पढ़ाते हैं ना, ठीक है, किसी भी बच्चा को जब फिजिक्स पढ़ाते हैं तब मेरा एक सवाल होता है कि तुम बताओ फिजिक्स होता क्या है। मेरा सबसे पहला सवाल होता है, तो ज़्यादातर बच्चा बोलता है कि सर इट इज़ ए पार्ट ऑफ साइंस, जो कि 100% सही है। ठीक, उसके बाद थोड़ा बहुत बोल देता है द स्टडी ऑफ एनर्जी, द स्टडी ऑफ फोर्स, ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ बोलता है। ठीक, लेकिन अभी तुम लोग 11th में अगर हम अभी तुमसे भी पूछेंगे फिजिक्स का एग्जैक्ट डेफिनेशन तो थोड़ा सा शायद तुम लोग को दिक्कत हो सकता है, या जो लोग पहले से पढ़ा होगा वो बता सकते हैं। बताओ क्या होता है? तो सेम लाइन काहे बोला? क्योंकि कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं किसी न किसी से। सो बेसिकली क्या है कि आइए, ठीक है, सो फिजिक्स को हम लोग अगर सिंगल लाइन पे करना होता है तो हम लोग कहते हैं स्टडी ऑफ फिनोमेना। फिनोमेना का मतलब हो गया घटना। तो घटना का मतलब हमेशा यह नहीं होता है कि अच्छा घटना है, दुर्घटना भी हो सकता है, नेगेटिव इंसिडेंट या नेगेटिव हैपनिंग भी हो सकता है। तो जो आसपास हमारे जो भी हो रहा है, फिजिक्स को पढ़ने का सबसे आसान तरीका है कि जितना तुम उदंड बालक की तरह सोच सकते हो सोचो। ठीक, सोचने के लिए कर रहे, उदंडता करने के लिए नहीं कर रहे कि लटका हुआ है तो कहाँ लटका हुआ है, ये टेढ़ा होता था क्या होता है ना। जैसे हम लोग तेल गिर जाता है फर्श पे तो स्लिप करके गिर जाते हैं, क्यों गिरते हैं? ठीक है, तो सिर्फ सवाल आने तक नहीं, सवाल के आंसर तक तुमको क्यूरियोसिटी जो है उसको बनाए रखना, और अपने क्यूरियोसिटी को बस क्या करो, शांत करने के लिए उसका सही आंसर बस पता करते रहो, फिजिक्स अच्छा हो जाएगा। क्यूरियस होना बहुत जरूरी है। इंजीनियर का मतलब भी होता है समवन और हु कैन क्रिएट समथिंग ना, ऐसा ही होता है कुछ इंजीनियरिंग का मतलब। ठीक है, तो आते हैं थोड़ा सा बेसिक पे आते हैं तो अपने आप समझ में आ जाएगा। फिजिक्स का मतलब हो गया कि द स्टडी ऑफ फिनोमेना, है ना, मतलब घटना या दुर्घटना जो भी हमारे आसपास हो रहा है उसके बारे में हम जो पढ़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या? फिजिक्स। तो दिक्कत है नहीं? अब एक बात बताओ, घटना जो होता है वो किसके साथ होता है? अगर हम बोले कि घटना हो रहा है तो घटना होने के लिए क्या जरूरी है? किसी वस्तु का होना जरूरी है। हम बोलेंगे कि रे उसका पैर टूट गया, किसका पैर टूट गया? चाहे हम बोलेंगे कि वो दौड़ के चला गया, या वो गिर गया, या उसके साथ यह हो गया, अगर ग्रामीण में क्या बोलते हैं उसको जी, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है ना। जैसे मान लो फीवर हो गया, तो अगर हम बोले कि ABC, ठीक है, जैसे हर्षित है, हर्षित को मान लेंगे उसको बुखार लग गया, तो बुखार किसको लगा? वो एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, ठीक है, लेकिन जो दुनिया में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल किसी का एग्जाम्पल दो, जैसे मान लो स्टीव जॉब का नाम लेते हैं,
एप्पल का फाउंडर है, बेचारा अब दुनिया में नहीं है। अब हम कहेंगे स्टीव जॉब को बुखार लग गया। दुनिया में कोई भी इंसान, या मेरे दादाजी कुछ दिन पहले गुजर गए थे, हम कहेंगे कि उनका तबीयत खराब हो गया। क्या ये पॉसिबल है? मतलब क्या हो गया कि हम जिस घटना की बात कर रहे हैं, हम जिस फिनोमेना की बात कर रहे हैं, उस फिनोमेना के होने के लिए किसका एग्जिस्टेंस जरूरी है? ऑब्जेक्ट का, मैटर का। अगर ये मैटर नहीं एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब है उसके साथ किसी भी तरह का घटना या दुर्घटना नहीं हो सकता। मतलब क्या हो गया? अगर हम जैसे ही मैटर की बात करते हैं, बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं? मास की। और मास किसको बोलते हैं? इसके बारे में पढ़ाएंगे, कंटेंट ऑफ मैटर। किसी भी मैटर का जो कंटेंट होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मास। मतलब मास का होना जरूरी है। एवरी इंसिडेंट इज एसोसिएटेड विथ मास। अगर मास है तभी उसमें वेलोसिटी हो सकता है, स्पीड हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है। अगर मास जीरो है तो उसके साथ कोई फिनोमेना नहीं हो सकता। फिजिक्स कहता है ये, ठीक है? फिजिक्स बड़ी अजीब अजीब चीज सब कहता है। फिजिक्स कहता है कि कूली कोई काम ही नहीं करता। कूली को देखो, बेचारा इतना भारी वजन उठाता है ना, वेट उठाता है, लेकिन फिजिक्स के लैंग्वेज में कूली का वर्क डन कितना है? जीरो है। क्यों? क्योंकि बेचारा फोर्स लगा रहा है ऊपर और चल रहा है जमीन पे, है? तब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना हो जाता है? 90 डिग्री। हाँ, तो एफ एस कॉस थीटा कितना हो जाता है? जीरो। आएंगे हम लोग और चीज़ पे आएंगे। नाउ द पॉइंट इज कि अगर सारा कहानी मैटर से शुरू होता है तो क्यों ना मैटर के बारे में थोड़ा और बात कर लें। ठीक, हम चाहते हैं कि तुमको ये बताएं कि तुम पहले ये समझो कि 11th और 12th का सिलेबस को बनाया कैसे गया। अब कोई जल्दबाजी नहीं है, हमको बहुत आराम से बात करते हैं, ठीक है ना? हमको सिलेबस खत्म करने का जल्दी है, ठीक नहीं? जो पढ़ो एकदम इत्मीनान से, शांत दिमाग से। हमको लगता है कि +2 के बच्चा को 3 काम करना चाहिए: खाना चाहिए, सोना चाहिए, पढ़ना चाहिए। चौथा कोई काम नहीं करना चाहिए। जितना सो सकते हो वो भी सो, 10 घंटा भी सोते हो चलेगा, कोई बात नहीं, दिमाग रिलैक्स तो होगा। और रिलैक्स दिमाग का एफिशिएंसी ज़्यादा होता है ना? तो शुरू में थोड़ा सा अगर मेहनत लग भी रहा है तो चलेगा। तो मैटर जो है ये किससे मिलकर बना है? मास से। और मास का जो सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटम। क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। मास किससे मिलकर बनता है? एटम से। और कौन साइंटिस्ट है जो ये बात बोले थे कि एटम इज द मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल और स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल? नहीं बताओ, 9th क्लास में पढ़े हो सीबीएसई? थॉमसन नहीं, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा था कि किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होता है। डाल्टन साहब का नाम सुने हैं? जॉन डाल्टन सर, उन्होंने ही कहा था ना, अभी भी नहीं याद आया? It was Dalton who said the smallest any matter is having smallest particle is called, smallest particle could be just an atom. एटम से छोटा और कुछ हो ही नहीं सकता है। ये किसने कहा था? जॉन डाल्टन ने। तो उनकी कुछ बात सही हुई थी। अगर आप उनका ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो कुछ बात उन्होंने सही कहा और कुछ बात उनका हो गया गलत। गलत कब हुआ बताइए? यस, गलत वो तब हो गया जब एटम को भी बांट दिया गया सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, जो कि क्या था? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं बेटा इसको? सब एटॉमिक पार्टिकल। तो डाल्टन साहब का कुछ बात सही हो गया, कुछ बात उनका गलत हो गया, ठीक। अच्छा, एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, बताओ कितना सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाया जाता है एक एटम के अंदर में? तुम बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। क्या सिर्फ 3 ही होता है? अब तो 11वां में आ गए हो ना, तो थोड़ा सा ज्ञान बढ़ना चाहिए, है ना?
यू हैव टू स्टडी इन क्लास 9th अबाउट जॉन डाल्टन। एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़ोगे तो वहां पे मिलेगा जॉन डाल्टन सर का कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है। ऑलमोस्ट 31 to 32 सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाया जाता है किसमें, एटम में। इसमें एक ही पार्टिकल है जो न्यूक्लियस से बाहर होता है, कौन, इलेक्ट्रॉन। बाकी सब कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। क्वार्क, एंटी क्वार्क, एंटीमेटर, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारा चीज, वो क्वांटम फिजिक्स का पार्ट है तुम्हारे लिए। एक और बात से डरना, ठीक है, अगर तुम आईआईटी जेईई और नीट का तैयारी कर रहे हो ना, तो तुमको तैयारी करना है, कंपटीशन पास करना है, पीएचडी नहीं करना है फिजिक्स में। समझ में आ रहा है? अब सब एटॉमिक पार्टिकल के अंदर घुस के और उसके 32 पार्टिकल का स्टडी करने का काम वो एमएससी और पीएचडी वालों का है, जो फिजिक्स लेके कर रहे हैं। तो भगवान के लिए ना तुमको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या नहीं करना है। तो पीएचडी नहीं करना है, अपने को सवाल बनाना है, सिलेक्शन लेना है, यूनिवर्सिटी में घुस जाओ, उसके बाद जो करना है करो, बचना ही सबसे। एक से एक खुरफाती बच्चा होता है, दिमाग में घुस गया कि भाई कहाँ होता है, तो 4 दिन तक वो वही सोचेगा, सब छोड़ के। कोई फायदा, कोई फायदा नहीं। ज्ञान बढ़ाना है तो आ जाइए, एमएससी कीजिए, बीएससी कीजिए, खूब फिजिक्स में ज्ञान बढ़ जाएगा आपका। अभी अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, जेई निकालना। जेई में क्या करना है, पढ़ लेना है चैप्टर। चैप्टर पढ़ने के बाद पीछे का जो सिलेबस है, जो पीवाईक्यू है, उसको करना है। अगर आपके पढ़ने के बाद पीवाईक्यू आपसे सिस्टमेटिकली बन रहा है, मतलब आप ठीक डायरेक्शन में चल रहे हैं। और अगर नहीं बन रहा है, इसका मतलब कुछ चीज आपका छूट रहा है। और अगर बिल्कुल नहीं बच रहा है, इसका मतलब टीचर खराब है। नाउ वी हैव 2 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। देखो, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, नेगेटिव। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन के ऊपर जीरो चार्ज नहीं बोलेंगे, नो चार्ज बोलेंगे। जीरो चार्ज का ये भी मतलब हो सकता है कि दोनों चार्ज हो, प्लस भी हो माइनस भी हो, जो एक दूसरे को कैंसिल करके क्या कर देगा, जीरो। लेकिन इसके ऊपर ना प्लस होता है ना माइनस, कोई चार्ज ही नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। तो अगर हमको वर्ड का सिलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सारा खेल किसका है, शब्द का है। तो न्यूट्रल इज न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, इट इज हैविंग नो चार्ज पार्टिकल, फाइन। नाउ so either we can have negative charge or we can have positive charge, है। इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया में जितना भी सब्सटेंस है, जितना भी मैटर है, इस सारे मैटर को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि मैटर के साथ ही क्या होता है, फेनोमेना, और इसी फेनोमेना को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ फेनोमेना को फिजिक्स। मतलब कि अगर हम 2 पार्ट में बांटे तो ये हो सकता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, अगर ये इक्वल हो जाए किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, एक कंडीशन ये बनेगा। और दूसरा कंडीशन क्या बनेगा कि ये दोनों इक्वल नहीं होगा, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इस केस में हमारे पास 2 अलग अलग केस बनता है, या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या होगा, ज़्यादा किससे, प्रोटॉन से, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का संख्या कम होगा किससे, प्रोटॉन से। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का संख्या ज़्यादा है तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का संख्या कम होगा तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। यानी अगर हमको सिंपल वर्ड में बोलना पड़ेगा तो जब ये दोनों इक्वल नहीं हो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर इक्वल नहीं हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो, चार्ज मैटर या चार्ज सब्सटेंस, हाँ या ना। समझना बहुत जरूरी है, रटने का जरूरत नहीं। और यहाँ जब ये दोनों इक्वल होते इसको बोलेंगे क्या, न्यूट्रल मैटर या न्यूट्रल सब्सटेंस, हाँ या ना। क्या किसी को दिक्कत है इसमें, यहाँ तक। द फिनोमेना व्हिच इज रिलेटेड विथ न्यूट्रल सब्सटेंस इज फिजिक्स बेस्ड ऑन न्यूट्रल पार्टिकल्स, and the phenomena which is based on charge matter is physics based on charge matter। ठीक है, तो जो चार्ज मैटर का जो फिजिक्स होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। खैर इसके बारे में भी बहुत सारा बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बट द पॉइंट इज कि जो हम लोग 11th में और 12th में पढ़ेंगे उसका क्लासिफिकेशन यहीं से आता है।
11th क्लास में हम लोग बेसिकली ये वाला पार्ट को ज्यादा पढ़ते हैं, रफली फिजिक्स बेस्ड ऑन न्यूट्रल मैटर। 11 में क्या पढ़ते हैं? फिजिक्स बेस्ड ऑन न्यूट्रल मैटर। और 12th का सबसे बड़ा पार्ट हमारा क्या है? फिजिक्स बेस्ड ऑन चार्ज मैटर, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, उसी के अंदर थोड़ा सा मॉडर्न फिजिक्स भी आता है, उसी के अंदर फिर ऑप्टिक्स आता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पूरे फिजिक्स का 2 क्लासिफिकेशन वाला पार्ट कर लेते हैं, समझना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो 11th का जो फिजिक्स है, ठीक है, भले ही तुम कितना भी चैप्टर का नाम हमको बोल दो, लेकिन मेरे हिसाब से फिजिक्स में सिर्फ 6 चैप्टर होता है। कितना चैप्टर होता है? 6 चैप्टर होता है। ठीक है, जिसमें 3 पढ़ना है 11th में और 3 पढ़ना है 12th में। समझ में आ गया? ठीक है, तो पहला चैप्टर का नाम है इसमें मैकेनिक्स। क्या नाम है इसका? मैकेनिक्स। अब हम इसमें ज्यादा नहीं लिखेंगे, बस हम बोल देते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का पहला पार्ट पूरा मैकेनिक्स। ठीक है, इसमें यूनिट एंड डायमेंशन थोड़ा सा आता है, मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, जिसको कि मोशन इन प्लेन कहते हैं, उसी के अंदर प्रोजेक्टाइल आएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आएगा, फिर तुम्हारा फोर्स है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उसके बाद वर्क, पावर, एनर्जी, उसके बाद ग्रेविटेशन। ये सब तो तुम सुने होगे 9th में, है ना। जो नहीं सुने होगे वो है रोटेशनल मैकेनिक्स, जो 12th में सुनोगे। उसके अंदर आता है सेंटर ऑफ मास, वो तुम्हारा मतलब 12th में नहीं 9th में सुने होगे। मतलब ये जो रोटेशनल मैकेनिक्स और सेंटर ऑफ मास है, ये तुम अब सुनोगे। और पार्ट 2 जो है एनसीईआरटी का, उसमें 2 चैप्टर और है, एक है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और एक है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। और फ्लूइड्स में सॉलिड और गैस, सॉरी लिक्विड और गैस दोनों आता है। तो पूरा एनसीईआरटी का पार्ट 1 और पार्ट 2 का 2 चैप्टर, ये पूरा क्या है? मैकेनिक्स में। 7 चैप्टर इधर है, 2 चैप्टर उधर है, 9 चैप्टर अकेले कैरी करता है कौन? मैकेनिक्स। समझ में आ गया? तो ज्यादातर कोचिंग में यही पढ़ते 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 तुम्हारा 8 महीना खींच लेता। क्या सही बोल रहे हैं? दूसरा पार्ट जो इसमें आता है वो आता है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर में 3 चैप्टर है मोस्टली। एक है कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री टोटली टेम्परेचर पे बेस्ड है। आईसीएसई वाला बच्चा पढ़ा होगा कैलोरीमेट्री। अननोन सब्सटेंस का टेम्परेचर को निकालने के लिए हम लोग कैलोरीमेट्री यूज करते हैं। उसमें टेम्परेचर के स्केल वगैरह को, मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड सारा कहानी है उसमें, कैलोरीमेट्री हो गया। ठीक है, उसमें थोड़ा सा लेटेंट हीट वगैरह भी थोड़ा सा पढ़ना है। दूसरा होता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो मतलब होता है हीट, और डायनेमिक्स का क्या मतलब होता है? मोशन विथ कॉज, बताएंगे जब काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और तीसरा होता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। मतलब इसमें टोटल चैप्टर का संख्या कितना है बेटा? 3 थर्मोडायनेमिक्स यूनिट के अंदर में। ठीक है, और जो इधर तीसरा चैप्टर तुमको मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं SHM एंड वेव्स। ये खुद में 2 चैप्टर है तुम्हारा। सिंपल हार्मोनिक मोशन अलग चैप्टर है और वेव्स अलग। तो वेव्स के अंदर ही SHM आता है। ठीक है, तो ये एक अलग यूनिट है। तो 3 चैप्टर है टोटल तुम्हारा किसमें? 11th में। ठीक है, उसी तरीके से जब 12th में आओगे तो ये जो बेसिकली तुमको मिला ना, क्या कहते हैं ये जो क्या कहते हैं, जो 11th में जो तुमको फिजिक्स मिला, ये बेसिकली कैसा फिजिक्स था? फिजिक्स बेस्ड ऑन न्यूट्रल पार्टिकल। फिजिक्स बेस्ड ऑन न्यूट्रल पार्टिकल, याद रखना। ठीक है, इस पूरे फिजिक्स में, पूरे 11th क्लास का फिजिक्स में कहीं भी तुमको चार्ज वार्ज नहीं मिलेगा इस पूरे 11th में। हाँ, फोर्स जहां पढ़ोगे ना, तो वहां जो चार्ज के कारण फोर्स होता है वो आ जाएगा, अदरवाइज तुमको कहीं भी चार्ज नहीं आएगा। समझ में आ गया? ठीक है, 12th क्लास स्टार्ट होता है चार्ज से। ठीक है, जो अभी हम बोल रहे थे फिजिक्स बेस्ड ऑन चार्ज पार्टिकल, तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जैसे 11th में मैकेनिक्स पावरफुल है, वैसे ही 12th में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पावरफुल है। अब इसमें क्या क्या आता है थोड़ा सा सुन लेते हैं। 10th क्लास में पढ़े हैं ना चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक करंट पढ़े हैं। तो 10th में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़े थे। चार्ज जब रुका हुआ होगा तब क्या कांड हो सकता है, ये नहीं पढ़े। 12th में पढ़ना है। चार्ज अगर रेस्ट में है, जैसे मास रेस्ट में है तो बेचारा कुछ नहीं करता है, निर्जीव प्राणी हो जाता है वो।
लेकिन अगर चार्ज रेस्ट में है तो अपने आजू बाजू में वो कांड करते रहता है। गलती से भी कोई चार्ज निकल गया तो उसको खींच लेता है या लात मार के दूर भगा देगा। पॉजिटिव है तो दूर भगाएगा और पॉजिटिव है तो नेगेटिव को वो खींच लेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक चैप्टर है। दूसरा करंट है, जब चार्ज फ्लो करता है। चार्ज फ्लो करता है ना, तो वहां दो कंडीशन है। जैसे मोशन में पढ़े हो ना, तुम क्या पढ़े हो मोशन में? यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़े हो ना जी, कि नहीं पढ़े हो? तो चार्ज अगर फ्लो करेगा तो दो तरीके से फ्लो कर सकता है ना, कि ना? तो एक तो फ्लो करेगा जब वो बिना एक्सेलरेशन के फ्लो करेगा। बिना एक्सेलरेशन का क्या मतलब हो गया? स्पीड कांस्टेंट होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी दे देगा तुमको। लेकिन जब वो एक्सेलरेशन के साथ अगर फ्लो कर देगा, मतलब स्पीड कांस्टेंट नहीं होगा, तो वही फ्लोइंग चार्ज क्या बनाता है पता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाता है। क्या बनाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो देखो 11th क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर क्या क्या चैप्टर आएगा? पहले आएगा इलेक्ट्रोस्टैट, फिर आएगा इलेक्ट्रिक करंट, फिर आएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, फिर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फिर आएगा तुम्हारा अल्टरनेटिंग करंट, और छठा चैप्टर आएगा क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये 6 चैप्टर जो है वो आ जाएगा किसके अंदर? तो ऑलमोस्ट एनसीईआरटी का पार्ट 1 जो 12th का होगा वो तुम्हारा ये कैरी कर देता। ठीक है। जो 5वां चैप्टर है, जो 12th का दूसरा चैप्टर और फिजिक्स में 5वां चैप्टर, उसके बारे में तुम लोग पढ़े हो। उसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में दोनों होता है, रे ऑप्टिक्स यानी लाइट, और वेव ऑप्टिक्स यानी रिलेटेड टू वेव। ठीक है। तो इसमें 2 चैप्टर तुम मान के चलो कि है, और दोनों बढ़िया चैप्टर। ठीक। और जो लास्ट कहानी है तुम्हारा, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? मॉडर्न फिजिक्स। क्या बोलते हैं बेटा? है ना, मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न में तुम्हारा हो जाता है न्यूक्लियाई, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, एटम, सेमीकंडक्टर। एक और था कम्युनिकेशन, लेकिन अब हटा दिया है उसको, ना बोर्ड में है ना उसमें है। यानी कि 4 चैप्टर यहाँ। ये पूरा 11th 12th का कहानी है। ठीक है। और एक जब तुम ये सारा चैप्टर पढ़ लोगे ना, तब तुम्हारे सामने चैलेंज क्या आएगा कि क्या एक चीज को दूसरे से कनेक्ट कर सकते। अब क्या है ना, सीधे उंगली घी नहीं निकालता है एनटीए। ठीक है। उसको मजा आता है तुमको परेशान करने में। तो क्या करेगा? फोर्स तो फोर्स है, कोई भी फोर्स उठा लेगा, समझी? और उसके साथ कुछ कुछ मिक्स करके क्वेश्चन देता है। तो अच्छा बात क्या है कि जेई मेन का सवाल थोड़ा सा इजी होता है। जेई मेन का सवाल अगर तुमको क्लियर करना है, जेई मेन में बढ़िया नंबर लाना, हम तुमको बताते हैं, बहुत आसान मेथड बताते हैं। ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का न्यूमेरिकल समझ लो। जितना कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर में यूज हुआ है वो समझ लो, तुम्हारा एकदम जैसे भोज खाने जाते हो ना, तो मेन कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या होता है? चावल। वो क्या है? चावल है। पेट भरना चाहिए ना जी, क्या? तो एनसीईआरटी और एग्जाम्पल हो गया चावल। ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर क्या हो गया तुम्हारा? दाल। हम लोग खाते हैं ना दाल भात, और क्या खाते हैं? भुजिया या सब्जी। ठीक है। तो मेन कंटेंट क्या है? दाल भात भी खा लोगे तो तुम्हारा पेट भर जाएगा। तो प्रीवाई क्यू बना लेते हो, एनसीईआरटी बना लेते हो, तो तुमको मोर और लेस कुछ क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन भुजिया और चटनी के बिना बहुत अच्छा नहीं लगता है, पापड़ भी चाहिए। उसके लिए क्या करना होता है हम लोगों को? बात को समझो, थोड़ा सा अपने स्टैंडर्ड को इंक्रीज करना है। क्या करना है? थोड़ा सा अपने स्टैंडर्ड को इंक्रीज करना है। ठीक है। एनसीईआरटी बहुत अच्छा किताब है, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी लिखने वाला लोग इतना ज़्यादा ना ज्ञानी है कि उसके ज्ञान को हम लोग डायरेक्टली ले नहीं पाते। बड़ी भारी भारी लाइन होता है। वो तो शुक्र मनाओ कि पहला चैप्टर डिलीट हो गया है। पुराना एनसीईआरटी का पहला चैप्टर तुम पढ़ो, हमको पढ़ के खाली समझा दो। ठीक है। देख लेना एनसीईआरटी फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स करके है। ठीक है। तुम उसको पढ़ के ना हमको समझा देना, सिर्फ हम मान लेंगे कि भाई तुम बहुत परम ज्ञानी आदमी। बात सब समझ में आएगा, जो सीनियर लोग पढ़ेगा ना उसको सब समझ में आएगा। लेकिन पहला वाला 4 लाइन के बाद 5वां लाइन में तुम्हारे सर में अगर दर्द नहीं शुरू हो गया ना, तो फिर जो बताओगे हम मान लेंगे। ठीक है। तो उसमें क्या है, लोग पहले ही प्रिज्यूम कर लेता है कि बच्चा सब एकदम बहुत
बढ़िया होगा, टैलेंटेड होगा, ज्ञानी होगा, लेकिन यहाँ उसको क्या पता है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है उस पर बात करते हैं। ठीक है, चाहे बात नीट का हो और चाहे बात IIT JEE का हो। ठीक है, एक सिस्टम है जिसको हम लोग फॉलो करेंगे, इसको लिख लो ग्रेविटा के अंदर में। ठीक है, हम लोग इसके लिए फॉलो करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम लोग कौन कौन सा सोर्स यूज करेंगे इसको पहले देख लेते हैं। हमारा एक ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है, प्लस प्रैक्टिस। एक ऐप है, उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड सबको मिल जाएगा। ठीक, जेई के लिए अलग मिल जाएगा, नीट के लिए अलग मिल जाएगा, 11th का अलग होगा, 12th का अलग होगा, और जो लोग टारगेट में होंगे उनका अलग होगा। तुमको प्रैक्टिस यहाँ से करना, मोबाइल से, लैपटॉप से, जैसा भी है प्रैक्टिस यहाँ से करना है। दूसरा, जितना भी हम लोग टेस्ट और प्रैक्टिस करेंगे वो यहीं से करेंगे, और यहाँ से जो सवाल नहीं बनेगा वो क्लासरूम के अंदर डिस्कस होगा। ठीक है, NCERT प्लस एग्जाम्पलर। कौन की थी? ये दोनों NCERT और एग्जाम्पलर ये क्लास में डिस्कस होगा, तीनों सब्जेक्ट का। क्यों? चाहे क्वेश्चन इजी हो या टफ हो, इसको हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, भोज में ये चावल है, मेन कार्बोहाइड्रेट है, मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। कौन? NCERT का सवाल। ठीक, अभी तुम लोग को मजा आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा एग्जाम्पलर का क्वेश्चन बना के देखना, फिर समझ में आ जाएगा तुमको अपना स्टैंडर्ड। NCERT का क्वेश्चन और उसका एग्जाम्पलर हम लोग क्लास के अंदर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। तीसरा, जो भी स्टैंडर्ड बुक हम लोग फाइनल करेंगे, ठीक है, सिंगल सोर्स पर हम लोग काम करेंगे। जो एक किताब फाइनल हो गया वो हो गया। 11th के लिए भी हम चाहे प्रदीप कर ले, सिंगेज कर ले, या कुछ भी कर ले, एक ही सोर्स हम लोग पहले पढ़ेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, क्योंकि हर किताब में ऑलमोस्ट सेम बात लिखा हुआ, तो समझदार आदमी पहले फंडामेंटल अच्छा करता है। पहले अल्फाबेट पढ़ोगे तब ना ग्रामर पढ़ोगे, कि बिना अल्फाबेट का चल दोगे ग्रामर और पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने। 10th से 11th में आया हूँ, पहले अल्फाबेट जरूरी। ठीक है, तो बहुत सारा किताब है, कोई एक सोर्स, जैसे हम लोग अभी प्रदीप के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो GRB हो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, बट एक सिंगल सोर्स के बारे में बात। NCERT का थ्योरी पढ़ने का जरूरत अभी नहीं है, जितना उसका थ्योरी होगा उतना हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन उसका सवाल हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, और ये तीनों में होगा, इनफैक्ट चारों में होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, चारों में ये प्रोसेस अपनाया जाएगा। और इसके बाद जो फोर्थ हम लोग का होगा ना, हम लोगों को जहां जहां से क्वेश्चन देना होगा, हम लोग तुमको DPP जानते हैं ना क्या होता है, डेली प्रैक्टिस पेपर। मतलब हम लोग को जो तुमसे सवाल बनवाना होगा ना, वो हम लोग DPP बहुत बन के रखा हुआ। ठीक है, कुछ और अपडेट है जो तुम लोग को हम दे देंगे। ठीक, तो ये हमारा तरीका होगा, और इसको कोई नहीं टच करेगा। अब जैसे मान लो कि हम मोशन पढ़ा लिए, हम तुमको बोल देंगे कि मोशन से जाओ, कम से कम 200 सवाल तुम बना के आओ। ठीक है, हमारे एप्लीकेशन में जो टेस्ट वाला पार्ट है, इसमें ऑलरेडी AI लगा हुआ है, वो इजी, मीडियम, हार्ड करके तुमको 200, 250, 300, 1000 क्वेश्चन बनाना चाहोगे वो भी दे देगा ही। खुद से टेस्ट क्रिएट करना चाहोगे, टेस्ट क्रिएट कर लो, सब कर लो, लास्ट में हम लोग अपना टेस्ट क्रिएट कर लेंगे। टेस्ट हमारे पास इन्फिनाइट है। ठीक है, तुम सबके पास एक्सेस रहेगा उसका 14 के बाद। ठीक है, एक साथ पूरे इंस्टीट्यूट को वो मिलने वाला, समझ रहे हो? तो ये टेस्ट के लिए हमारे पास एक नंबर चीज़ है, जितना ऑनेस्ट रहोगे
उतना अच्छा रहेगा। दूसरा है, बार बार कहते हैं कि एनटीए जो है ना, ठीक है, वो बोर्ड और सीबीएसई के आसपास अब ज़्यादा घूम रहा है। उसका कहीं ना कहीं सोचना है कि डिपेंडेंस जो है ना इंस्टीट्यूट्स पे घटा है, लेकिन हो उल्टा रहा। वो जितना ज़्यादा सोचता है कि हम इंस्टीट्यूट से डिपेंडेंसी घटा दे, उतना ज़्यादा जो है क्वेश्चन टफ होने की वजह से बच्चा सब अब कोचिंग पे क्या हो रहा है, डिपेंडेंट हो रहा है। तुम देखना जितना वो सिलेबस को कम कर रहा है ना, क्वेश्चन का लेवल उतना हार्ड आ रहा है। 2 साल से सीबीएसई का क्वेश्चन देखो, एकदम खतरनाक +2 का क्वेश्चन आ रहा है। तो जो बच्चा लास्ट के 2 महीना पढ़ के सोचेगा हम सीबीएसई में बहुत अच्छा नंबर लाएंगे, जिंदगी में नहीं आएगा। अब जो सवाल आ रहा है वो थोरो साल भर तुमको पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा एक एक चीज़ को, तभी तुम बोर्ड में अच्छा ला पाओगे, समझ जाओ, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो ये तो कहानी हो गया हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ये पीडीएफ हम दे देंगे तुम लोग को। अब आते हैं आज हम लोग क्या करने वाले। अभी तक तुम लोग बात कर रहे थे कि बेसिक फंडामेंटल पे, ठीक है। अब फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, बात करेंगे कि किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले, जैसे मान लो तुम गाड़ी चलाते हो, गाड़ी चलाने जब जाते हो ना, तो गाड़ी चलाने से पहले उसके अंदर एक टूल बॉक्स होता है, देखे हो, हर गाड़ी में टूल बॉक्स होता है। क्यों? टूल बॉक्स का मतलब ही यही होता है ताकि गाड़ी में अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आ जाए, पंचर हो जाए, कुछ हो जाए, तो हम लोग क्या करें, ठीक कर ले, अपने से रिपेयर कर ले उसको, आया ना। तो टूल बॉक्स का यही यूज होता है। इसी तरीके से फिजिक्स तो खुद में बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, खुद में एक बहुत बड़ा दुनिया है ये, जिससे लोगों को डर लगता है। किसका साइंस कमज़ोर है उसका तो समझो कि हार्ट अटैक आ जाए अगर ये सब्जेक्ट चल दे डायरेक्टली पढ़ने तो, ठीक। और जो भी 10th से 11th में आए हो, ठीक है, कुछ दिन रुक जाओ, ठीक, मेरे साथ जैसे कह रहे हैं वैसे चलो, तो तुमको फिजिक्स आसान लगना शुरू हो जाए, ठीक है। नहीं तो 2 महीना के बाद, ठीक, मिलेंगे फिर हम लोग। जो लोग बात फॉलो नहीं करोगे तो लास्टली फिर तुम ही गिरोगे, दिक्कत नहीं, ठीक। तो सबसे पहले इसमें एक टूल्स आता है, पहला जो चैप्टर इसमें स्टार्ट होता है वो होता है मैथमेटिकल, क्या बोलते हैं इसको, टूल्स। देखो मैथमेटिकल टूल्स जो है ना, फिजिक्स का कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन फिजिक्स को पढ़ने के लिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। तो इसको ना तुमको ऐसे क्लास में पढ़ाने का जरूरत नहीं है, ठीक, हम इसको रिकॉर्ड करके दे देंगे। जैसे इसमें तुमको मैथ्स का जितना पार्ट है सब पढ़ना है, जैसे अलजेब्रा का इंपॉर्टेंट इक्वेशंस पढ़ना है, बायनोमियल थ्योरम पढ़ना है, ग्राफ वाला क्लास हम लेंगे, एक लेक्चर हम लोग ना सिर्फ ग्राफ का रखेंगे, ठीक है। फिजिक्स को जो ग्राफ पे तोड़ लिया उसके लिए फिजिक्स आसान हो गया, मैथ वाला को वैसे भी ज़्यादा आसान हो जाता है। इसमें बायो वाला कोई है नहीं ना, सब मैथ ही है ना, मैथ ले रहे हो, तुम बायो ले रहे हो, तुम 2 बायो है, तुम तीनों मैथ्स हो, तुम्हारा भी मैथ्स है ना, ठीक। एनीवेज कोई बात नहीं। तो टूल्स का हम लोग बीच बीच में क्लास करेंगे, ग्राफ हम लोग को पढ़ना होगा, कैलकुलस हम लोग को पढ़ना होगा, अभी पढ़ाएंगे वो छोटा सा कैलकुलस का एक आध पार्ट, चूंकि ना वो बार बार यूज होगा, एक आध क्वेश्चन भी उस पर करेंगे, ठीक है। दूसरा जो इसमें पार्ट है, ठीक है, वो आता है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ठीक है। यूनिट्स एंड डायमेंशंस के अंदर में और भी बहुत सारा चीज़ है, ठीक है, जैसे वर्नियर कैलिपर है इसके अंदर में, स्क्रू गेज है इसके अंदर में, साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन है इसके अंदर में, उसके बाद एरर्स है इसके अंदर में, बाकी डायमेंशंस का सवाल है इसके अंदर में, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर जो है, यहाँ से 2 सवाल हर साल तुम्हारा या तो नीट में नहीं तो जेईई में आता है। तो ज़्यादातर फिजिक्स के टीचर जो है यहाँ से शुरू करते हैं, किसको, फिजिक्स को, ठीक है। लेकिन ये ऐसा चैप्टर है जिसको ना बाकी किसी चैप्टर से ज़्यादा मतलब नहीं होता है। हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या करने जा रहे हैं कि इन दोनों को अभी छोड़ रहे हैं, एक आसान सा टॉपिक उठाते हैं, ठीक है, ताकि तुम ना टॉपिक से थोड़ा सा रिलेट कर सको, ताकि डर नहीं लगे, ठीक है। चलो, तो हमारा जो आज का पहला टॉपिक है, जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट 1 वीक में हम लोग इसको क्या करेंगे, खत्म करेंगे, ठीक है।
तो ये जो हमारा फर्स्ट आज के लिए चैप्टर होगा, इसका नाम क्या है? वेक्टर। क्या नाम है? वेक्टर। ठीक, आज का हमारा हेडिंग क्या है? वेक्टर। लेकिन वेक्टर में हम लोग कैसे इसको स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ठीक है, चलो। अब क्या हुआ कि फिजिक्स तो हम लोग जान रहे हैं क्या होता है, समझ गए? फिजिक्स के अंदर हमको पढ़ना है, क्या करना है? पढ़ना है। तो क्या पढ़ेंगे फिजिक्स में? दिमाग में यही सवाल आएगा। हाँ भाई, पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तो अलग अलग चीजों को डिफाइन किया गया। डिस्टेंस को डिफाइन किया गया, डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन किया गया, फोर्स को डिफाइन किया गया, प्रेशर को डिफाइन किया गया। समझो कि नहीं? अलग अलग चीज को क्या किया गया? डिफाइन किया गया। ठीक है, उसको हम लोग बोले फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोले उसको? फिजिक्स के अंदर जिसको पढ़ा जाता है उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है जिसको मेजर किया जा सकता है उसको क्या कहा जाता है? फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे? जिसको मेजर किया जा सकता है, जैसे लंबाई को मेजर कर सकते हो, किलोग्राम सब्जी है तो उसको वेट निकाल सकते हो उसका, है ना? टाइम घड़ी से देखा जा सकता है, बॉडी का टेम्परेचर थर्मामीटर से देख सकते हो। तो जिसको भी तुम मेजर कर सकते हो उसको बेसिकली क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। या फिजिक्स के अंदर में जिसकी पढ़ाई की जाती है उसको क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। जिसको कि क्यू से लोग रिप्रेजेंट कर देता है, कोई बात नहीं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में दो चीज होता है। पहला, उसका मैग्नीट्यूड। क्या बोले हम? उसका मैग्नीट्यूड। और दूसरा उसका यूनिट। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड को हम लोग n से डिनोट करते हैं, यूनिट को हम लोग u से। तो नॉर्मली हम लोग लिख देते हैं कि q बराबर क्या हो जाएगा? n इंटू यू। इसको हम वापस से यूनिट्स एंड डायमेंशन में पढ़ेंगे। कहाँ पे? यूनिट्स एंड डायमेंशन में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमारा सवाल कुछ और है। अभी हमारा सवाल है कि इस फिजिकल क्वांटिटी को कितने पार्ट में बांटा जा सकता है। सवाल क्या है? कि जिसको फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। और सवाल यह है कि उस फिजिकल क्वांटिटी को कितने पार्ट में हम बांट सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली तुम लोग दो चीज का नाम सुनोगे। ठीक है, एक सुने होगे स्केलर और दूसरा वेक्टर। लेकिन हम तुमको तीन फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताएंगे, क्योंकि एक दो जो है वो थोड़ा सा डिल्यूजनल है, कहीं कहीं तुमको तंग करेगा। अब जैसे तुमसे पूछते हैं, बताओ तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी क्या है? स्केलर है या वेक्टर है? हैं? इलेक्ट्रिसिटी वेक्टर है? इलेक्ट्रिसिटी वेक्टर है? टेंसर था। सबको पहले पढ़ा दिए हुए नहीं रे। एक हो गया तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी, दूसरा हो गया तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी, और तीसरा हो गया तुम्हारा टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, तीन तरह का क्वांटिटी हम लोग को मिलेगा किसमें? फिजिक्स में। दिख रहा है सबको? चलो, तो सबसे पहली बात कर लेते हैं मैग्नीट्यूड का। मैग्नीट्यूड क्या होता है? वैल्यू, है ना? जिसमें मैग्नीट्यूड अगर होगा उसी को ना पढ़ सकते हैं। जैसे हम बोले थे मास होना चाहिए, और जिसमें मैग्नीट्यूड नहीं होगा क्या उसको हम पढ़ सकते हैं? नहीं। इसका मतलब अगर इस तीनों को पढ़ना है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? तीनों में होगा, हाँ या ना? बताओ जल्दी। बिना मैग्नीट्यूड का कोई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ सकते हो क्या? नहीं ना। तो मैग्नीट्यूड तीनों में होना क्या है? कंपलसरी है। क्या है? हाँ कि ना? कंपलसरी है। ठीक। दूसरा आते हैं डायरेक्शन। सब यही जानते हो। तुम लोग को पता होगा सर स्केलर में डायरेक्शन नहीं होता, वेक्टर में डायरेक्शन और टेंशन में भी डायरेक्शन
तो दोनों में अंतर क्या है? करंट इज हैविंग डायरेक्शन, टाइम इज हैविंग डायरेक्शन, प्रेशर इज हैविंग डायरेक्शन, बट दोज क्वांटिटीज आर नॉट वेक्टर। ठीक है, तो ये जो पढ़ा रहे हैं आज पढ़ लो और जिंदगी भर के लिए याद रख लेना इसको। समझ में आ रहा है? वेक्टर के अंदर जो डायरेक्शन होता है वो डिफाइंड होता है। क्या होता है? डिफाइंड डायरेक्शन होता है। डिफाइंड का मतलब क्या हो गया कि उसमें इधर भी तुम्हारा डायरेक्शन हो सकता है और इधर भी तुम्हारा डायरेक्शन हो सकता है। किसी सिंगल साइड में ही डायरेक्शन हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन टेंसर के अंदर में जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का क्या मतलब होता है? किसी एक डायरेक्शन में है, दूसरे डायरेक्शन में नहीं जा पाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल ले ले इसका, टाइम। टाइम हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलता है। टाइम हमेशा क्या होता है? इंक्रीजिंग होता है। बताओ, टाइम कभी नेगेटिव डायरेक्शन में चलते हुए देखे हो? नहीं। दूसरा, करंट। मान लो बोर्ड से इधर आ रहा है करंट, किसी भी हालत में इधर से उधर करंट नहीं जा सकता। कोई दिक्कत? तो ये भी एक डायरेक्शन हो गया। तीसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, प्रेशर। क्या हो गया? प्रेशर। अब बताओ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हमेशा किधर लग रहा है? डाउनवर्ड। क्या वो अपवर्ड लग सकता है? नहीं लग सकता। तो 3-4 एग्जाम्पल है किसका? टेंसर का। याद रखना हमेशा। कौन कौन सा एग्जाम्पल है? टाइम, उसके बाद प्रेशर, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी। समझ रहे हो? मेनली ये 3 एग्जाम्पल हमेशा याद रखना। अगर एग्जाम में आता है सवाल, ठीक है, कि इलेक्ट्रिसिटी इज, ऑप्शन में है स्केलर, वेक्टर, और अगर ऑप्शन में टेंसर भी है, तो किसको टिक करोगे? टेंसर को। लेकिन अगर टेंसर नहीं है तब किसको करेक्ट करोगे? स्केलर को। समझ में आया? ठीक। इसका एग्जांपल तो बहुत सारा है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एटसेट्रा। इसमें क्या हो जाएगा? मास, डेंसिटी, ठीक है, डिस्टेंस, एटसेट्रा। एग्जाम्पल। चलो एक और चीज देखते हैं। एक और चीज करना है, इसे थोड़ा सा इसको छोटा किए हैं, ठीक है। हमसे पूछोगे ना कि सर वेक्टर क्या होता है, तो हम वेक्टर का एक ही लाइन में डेफिनेशन देंगे और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि तुम भी ऐसा ही करना। अगर कोई पूछे वेक्टर क्या होता है, एक लाइन में बोलना, जो वेक्टर के लॉ को फॉलो करता है वो वेक्टर होता है, जो उसके लॉ को फॉलो नहीं करता वेक्टर नहीं। याद रहेगा? क्या बोले? एनी फिजिकल क्वांटिटी व्हिच ओबेज वेक्टर्स लॉ इज कॉल्ड वेक्टर. If it does not follow vector's law, it will not be called as vector. कुछ और बोलने का जरूरत नहीं है। क्लास 9th में भी जो पहला चैप्टर है उसमें स्केलर वेक्टर का जिक्र है, आईसीएसई में भी और सीबीएसई में भी। तो वेक्टर का बेस्ट डेफिनेशन क्या हो सकता है? एनी फिजिकल क्वांटिटी which obeys vector law is vector, which does not obeys vector law is not vector. बात खत्म, द एंड। समझ में आ गया? अब क्यों हम ये बोल रहे हैं, देखो हम यहां लिख देते हैं लॉज, ठीक है। स्केलर कौन सा लॉ फॉलो करता है?
अलजेब्रिक लॉज या अरिथमेटिक जो भी है, अलजेब्रिक एंड अरिथमेटिक लॉ फॉलो करता है। कौन? जैसे 2 + 2, 2 kg + 2 kg कितना हो जाएगा? 4 kg। 2 एम्पियर + 2 एम्पियर कितना हो जाएगा? तो करंट अगर 2 एम्पियर + 2 एम्पियर 4 एम्पियर हो रहा है, इसका मतलब करंट वेक्टर तो नहीं है, क्योंकि वो कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है? करंट अलजेब्रिक लॉ फॉलो कर रहा है, अलजेब्रा फॉलो कर रहा है ना। 2 एम्पियर + 2 एम्पियर कितना एम्पियर करंट हो गया? 4 एम्पियर। मतलब करंट चूंकि अलजेब्रिक लॉ फॉलो कर रहा है तो वेक्टर तो नहीं होगा वो, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी जितना भी है वो कौन सा लॉ फॉलो करता है? वेक्टर लॉज, हमेशा याद रखना। टेंसर कौन सा लॉ फॉलो करता है? सेम, अलजेब्रिक एंड अरिथमेटिक। क्या फिजिक्स के अंदर में जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है, कैन वी क्लासिफाई बेस्ड ऑन दीज 3 कैटेगरीज? There could be a bunch of physical quantities physics which will be handled as scalar, which are actually classified as a scalar quantity, yes or no? And there are bunch of quantities in physics which will specially undergo under this special category called vectors, Rahayana, and rest of them will come under टेंसर। तो टेंसर में चूंकि बहुत ही कम क्वांटिटी है, ठीक है, इसलिए लोग इसको ज्यादा कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखो, इसके बारे में तो हम लोग अनंत काल से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। जब से पढ़ाई शुरू किया है तभी से 2 + 2 4 पढ़ रहे हैं। तो अलजेब्रा के नियम के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जो अलजेब्रा का नियम फॉलो कर रहा है उसका भी कैलकुलेशन वैसे ही करेंगे। क्या जी? 10 kg + 5 kg हम जानते हैं कि 15 kg होगा, 20 kg + 25 kg हम जानते हैं कि 45 kg होगा। इसे पढ़ने का जरूरत है, तो बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। ये नया है हमारे लिए। कौन? वेक्टर का नियम। और जिसका वेक्टर अच्छा हो गया, हर वो चैप्टर या हर वो फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर है वो अपने आप तुम्हारे लिए क्या हो गया? आसान हो गया। बेसिकली अभी जो 12th में जाएगा ना, उससे वेक्टर पूछेंगे, उसको नहीं आएगा। और 11th में पढ़ाएंगे, कहेगा 1 नंबर सर। हम कह रहे हैं 10 दिन का टाइम लो, इस 10 दिन में तुम्हारा हम वेक्टर एकदम अल्टीमेट कर देंगे। हम जेईई एडवांस कोई भी वेक्टर का क्वेश्चन बुढ़ाओ, नहीं अगर बना तो हम नहीं पढ़ाएंगे। तो कोई एक साथ ना बर्डन मत लो, ठीक है। एकदम रिलैक्स होके, शांत होके। हम देखे हुए, हम भी कोटा से पढ़े, टॉपर से बड़ा चिल मारता है, और डर उसको भी लगता है, उसको ज़्यादा डर लगता है क्योंकि उसको अपना स्टेटस सिंबल मेंटेन रखना है। हमारे गुरुजी थे कोटा में, ठीक है, कहते थे, तो कहता था ना कि सर सबके सामने नहीं पूछते हैं कि बेइज्जती फील होता है। तो बोले पहले इज्जत तो कमा लो। कहते थे तुम लोगों के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तुम तो ऐसे ही बर्बाद है। क्या गलत बोल रहे हैं? लेकिन अगर कॉलेज में हो गया, बढ़िया कॉलेज में, सोचो कितना इज्जत मिलेगा, है ना। नहीं तो फिर वही डायलॉग हो जाएगा, गजब बेइज्जती वाला बात है, ठीक है। आईआईटी में जाना इज अ बिग थिंग। टॉप के एनआईटी या फिर ट्रिपल आईटी में जाना इज अ बिग थिंग, because you are going to face a huge crowd। तो सबसे पहले तो इसको लेके सीरियस होना जरूरी। सन्यासी बन जाओ, ठीक है, जिंदगी अच्छा हो जाएगा। 2 साल तक घर जा होता ना, याद है ना वो विद्यार्थी के 5 गुण वाला बात जो है, क्या क्या है उसमें बताओ। सबसे पहला है क्या? गृह त्यागी ना, सबसे पहला है गृह त्यागी, है ना। सबसे पहला गृह त्यागी, अल्पहारी, स्वांग निद्रा, बको ध्यानमन, कागचस्ता। तो सबसे पहले गृह त्यागी, घर छोड़ो। तो घर छोड़ने का ही मतलब नहीं कि घर से चले जाओ कहीं या हॉस्टल में आओ, कोई घर छोड़ो मतलब घर के चीजों से संन्यास ले लो।
एक रूम ले लो, पैक हो जाओ, घर वाला को बोल दो अगर ज़्यादा डिस्टर्ब करेगी तो हम भाग जाएं घर छोड़ के, हमको छोड़ दो, हमको ना शादी में जाना है, ना पार्टी में जाना है, ना कुछ। समझ रहे हो? मतलब क्या हो गया कि गृह त्यागी, अल्पाहारी। अल्पाहारी इसलिए कहता है कि ज़्यादा खाओगे नींद आएगा, ठीक है, और 75 तरह का प्रॉब्लम होगा। थोड़ा थोड़ा खाओ, ठीक है, ताकि ज़्यादा हेवी नींद नहीं आए, नैप में तुम अपना सो सको। दूसरा बोलता है स्वांग निद्रा। सब उल्टे है। स्वांग निद्रा क्या कहता है? हाँ, मतलब पतला नींद होना चाहिए, कि अलार्म लगा दिए हैं तो अलार्म बजे और हम उठ जाएं, नहीं तो अलार्म पटक दे उसके बाद सो रहे, है ना। जैसा क्या है, काग चेष्टा। काग चेष्टा मतलब कौवा वाला एग्जाम्पल है ना, कि पानी का घड़ा था, घड़ा में नीचे पानी था, तो कौवा उसमें पत्थर रख रख के पानी ऊपर लाया पिया, तो चेष्टा का वही मतलब हुआ। अब बको ध्यानम, बगुला की तरह ध्यान लगाना चाहिए, ठीक है। और तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। मेरा बात हो सकता है तुमको बुरा लग जाए, इमोशनली हर्ट हो जाओ तुम। अगर तुम, हम पहले भी एग्जांपल दे चुके हैं कि अगर कोई खाना बना रहे हो, उनका जो भी इंग्रेडिएंट्स है, इसको जैसे पकाने का तौर तरीका है, तुम वैसे ही करोगे तभी वो स्वादिष्ट बनेगा। नमक नहीं होगा तो भी खराब लगेगा, मिर्ची नहीं होगा तो भी खराब लगेगा, समझ रहे हो, ठीक से नहीं पकेगा तो भी खराब लगेगा। तो बेसिकली जो रिक्वायरमेंट है IIT जाने का वो तुमको करना पड़ेगा, और तुमको कोई भी टीचर 1 बार 2 बार 3 बार समझाएगा, उसके बाद नहीं समझाएगा, ठीक है। तो इतना के बाद संदीप के सर में दर्द हो गया, देखो कह रहा क्या सर बोर कर रहे तब से, है संदीप। चलो, तो बेसिकली हम लोग फिजिक्स में 3 तरह का क्वांटिटी देख लिए। क्या क्या देखे संदीप? तीनों का नाम बताओ। देखो लिखा है, कुछ नया लिखा है, ठीक है। स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर क्वांटिटी। तो टेंसर और स्केलर दोनों में चूंकि अलजेब्रा है तो उसको नहीं पढ़ेंगे, पढ़ने का जरूरत किसको है? वेक्टर को। अब हमारा वेक्टर शुरू हो। सोचो एक चैप्टर को शुरू करने से पहले कितना देर माहौल बनाना पड़ा? लगभग 45 मिनट। ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग ब्रेक लेते हैं, रुक जाना, टेस्ट स्टार्ट होगा, ऋषभ सर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर हम थोड़ा देर फिजिक्स पढ़ाएंगे। अभी क्या करेंगे हम लोग? 14 अप्रैल से पहले, ठीक है, कब से? 14 अप्रैल से पहले वेक्टर का धुआं धुआं उड़ा देंगे एकदम, एक एक सवाल बढ़िया करा देंगे। और पहला चैप्टर जब तुमको समझ में आ जाएगा ना, जब तुमसे IIT JEE सबका क्वेश्चन बनने लगेगा ना, तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसको स्टार्ट करने के लिए जो मेन कारण है वो यही है, क्योंकि हम पहले तुम्हारे अंदर क्या डालें, धीरे 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 सनय सनय, कॉन्फिडेंस जब आ जाएगा तो अपने आप हो जाएगा। शुरू करते हैं वेक्टर। सबसे पहले वेक्टर होता क्या है, ठीक है। तो वेक्टर क्या होता है? वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच ओबेज वेक्टर लॉ, व्हिच इज हैविंग मैग्नीट्यूड, व्हिच इज हैविंग अ डायरेक्शन। तो वेक्टर में 3 गुण हो गया। क्या क्या हो गया बेटा? वेक्टर का 3 गुण। पहला क्या होगा? इसके अंदर क्या होना चाहिए, बोलो? मैग्नीट्यूड। पहला मैग्नीट्यूड। दूसरा क्या होना चाहिए? इसके अंदर कैसा डायरेक्शन? हाँ, ये वर्ड नहीं भूलना, क्या होना चाहिए? डिफाइंड डायरेक्शन। बहुत कम टीचर के जुबान से ही वर्ड सुनोगे, हमेशा डायरेक्शन सुनोगे, डिफाइंड डायरेक्शन बहुत कम लोग यूज करेंगे, ठीक है। और तीसरा क्या? फॉलोज, क्या हो जाएगा? फॉलोज वेक्टर लॉज। जो वेक्टर के नियमों को फॉलो नहीं करता है वो वेक्टर कभी भी नहीं हो सकता। तो दिक्कत है। किसको वेक्टर कहते हैं? जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास डिफाइंड डायरेक्शन हो, और जो वेक्टर के नियमों का पालन करे उसको क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। अब यहां से तुम भी लिख सकते हो, ठीक है। और ऐसा हम कोई उर्दू बात नहीं बोल रहे हैं जो तुमको समझ में नहीं आ रहा है। सर्वोमीटर और PLC और माइक्रो प्रोसेसर का बात करते हो ना, तो ये सब का बाप है, यहीं से उस सब का जन्म हुआ है, ठीक है। इसलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ लिखो, हेडिंग लिखो,
रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से वो स्टार्ट होता है, यहां से वेक्टर क्या होता है? स्टार्ट होता है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? टेल। जर्नी जहां से शुरू होता है, या हम लोग क्या करते हैं, रीडिंग लेना जहां से शुरू करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? टेल। स्टार्टिंग पॉइंट लिख लो, इसको क्या बोलते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट। और यहां से जिधर ये जाता है और जहां जाके रुक जाता है, तो जहां पे रुकेगा वहां पे जिधर जा रहा था वो जो डायरेक्शन होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हेड। क्या बोलते हैं इसको? हेड, ठीक है। तो बेसिकली इसमें कितना पॉइंट है बेटा? 2 पॉइंट है। एक है पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है? बी। तो अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई कहां से कहां है इसका? ए से बी तक, ठीक है। तो यहां से हो गया ये यहां तक, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ए बी। अब देखो वेक्टर ए बी अगर हम लिखते हैं तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्या लिखेंगे इसको? इसको बोलेंगे क्या रे? बोलो जल्दी। वेक्टर ए बी, ठीक है। ए जहां से शुरू हुआ और बी जहां पे खत्म हुआ, समझ रहे हो? और ये जो तीर कमान दिखाए हैं ये बताता है कि ए से शुरू हुआ और बी पे खत्म हुआ, ठीक है। इसको और अच्छा से बना देते हैं अगर तुमको दिक्कत हो तो, ठीक है। ये ए से शुरू होता है और बी पे आके खत्म हो जाता है। ये देख के ही तुमको पता चल रहा है कि स्टार्ट कहां से हुआ था? ए से। और खत्म कहां पे हुआ? बी पे। अब इसका जो ये लंबाई है, क्या ये लंबाई? वेक्टर समझ गया? इसको बोलते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं बेटा? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मॉड। क्या होता है? मॉड। मॉड समझता है ना? किसी भी नंबर का मॉड कैसा आता है? पॉजिटिव, है ना। -x होता फिर भी बाहर जाता तो क्या होता? ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकता है, वेक्टर नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए हमेशा मैग्नीट्यूड के लिए क्या करते हैं? मॉड लगाते। याद रहेगा? क्या है इसमें? अच्छा एक बात बताओ, तुम इधर से इधर गया तो 5 मीटर गया, इधर से इधर वापस आया तो वेक्टर का उल्टा चला तो हो जाएगा -5 मीटर। हम कहेंगे तुम 5 रोटी खा लिया, तब तो तुमको समझ में आ गया। हम बोलेंगे तुम -5 रोटी खा लिया, तो जब हम -5 बोलेंगे तो तुम क्या बोलोगे कि सर क्या बोल रहे हैं आप? यानी कि जब खाने का बात आएगा तो हम हमेशा क्या बोलना पड़ेगा कि 5 रोटी खाए हो, चाहे तुम उत्तर में घूम के खाओ चाहे दक्षिण में घूम के खाओ। इसलिए जो वैल्यू का बात आता है ना, तो यहाँ पे क्या लगता है? मॉड लगता है। क्या लगता है? मॉड लगता है। समझ में आ गया? तो वेक्टर का वैल्यू हमेशा किसमें दिखाया जाता है? मॉड में। अब देखो कोई भी वेक्टर जो होता है ना, ये वेक्टर बराबर होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। यहाँ पे अभी रोकेंगे हम, ठीक है। वेक्टर बराबर क्या होता है? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। हम थोड़ा देर का ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।